नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तालिबान पर इमरान खान ने फिर यू टर्न लिया है। कुछ दिनों पहले तक इमरान कह रहे थे कि उनका तालिबानियों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इमरान अब पलट गए हैं और तालिबानियों को पाकिस्तान का आम नागरिक बता रहे हैं। उधर भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है और वो ये कि उनकी मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई थी, बल्कि तालिबानियों ने ही बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की। इधर चीन के सिर पर जंग का भूत इस कदर सवार है कि वो जब देखो तब गीदड़ भभकी देते रहता है। चीन ने इस बार ब्रिटेन को युद्ध की धमकी दी है। आखिर चीन क्यों तिलमिलाया हुआ है, जानने के लिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इमरान का कहना है कि तालिबान कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि वे आम नागरिक हैं। तालिबानियों के साथ इसी हमदर्दी के कारण ही तो इमरान को तालिबान खान भी कहा जाता है। तालिबान के नाम पर बिदके खुलेआम तालिबान की सहायता कर रहा है। उनकी सेना, उनकी एयरफोर्स और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान खुलेआम अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। दरअसल 28 जुलाई को भी एक अमेरिकी न्यूज चैनल PBS के पत्रकार जूडी वुड्रूफ को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान न तो तालिबान की मदद कर रहा है और न ही वो तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान में महफूज ठिकाने मुहैया करवा रहा है। इमरान इस सवाल पर ही भड़क उठे कि अमेरिका ने यह आरोप पाकिस्तान पर लगाया है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। इमरान ने कहा कि अगर अमेरिका के पास इस बात का सबूत है तो वो इसे दिखाए। This is absolute nonsense. Why don't they give us evidence of this? Firstly, let me just go back. When they say that Pakistan gives safe havens, sanctuaries to Taliban, where are these safe havens? इतना ही नहीं, इमरान ने इस इंटरव्यू के दौरान तालिबान को अफगानिस्तान के आम नागरिक भी बताया था। उनके इस बयान पर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मोमिंदजई ने इमरान पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी अपनी सरकार और मानवता के खिलाफ हाथ में बंदूक लेकर अपराध नहीं करते। I think common people are people who would not take arms, the rule of law into their own hands, and would not commit crimes that are difficult to be justified. They would not be cruel to humankind. I think it's by no standards we can call them ordinary people of Afghanistan. इंटरव्यू के दौरान इमरान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इतना ही नहीं, इमरान खान ने अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात का ठीकरा भी अमेरिकी सरकार के सिर फोड़ा। बकौल इमरान, अमेरिका ने तालिबान को ठीक से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते चले गए। इमरान ने अमेरिका पर बरसते हुए कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने किसी दूसरे देश की लड़ाई लड़ी है। सिर्फ यही नहीं, इमरान ने पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक हालत के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। इमरान का आरोप है कि अमेरिका की मदद के चक्कर में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। Pakistan was more like a hired gun. The US says that we paid you, gave you aid, and that's why you were fighting this so-called war on terror. Pakistan, on the other hand, felt that here was a country which had no need to be part of this war. It loses 70,000. I mean, which other country has lost 70,000 people fighting for someone else's war? So Pakistanis felt that here we were fighting US's war, our economy devastated, aid was minuscule compared to the amount of money we lost in the economy. इमरान खान अब अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को दोषी करार दे रहे हैं। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है, फिलहाल आतंकवाद के मुद्दे पर भी अमेरिका और पाकिस्तान में ठनी हुई है। इमरान ने अमेरिका पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान
उसे खुफिया गतिविधियों को चलाने और तालिबान के खिलाफ बेस बनाने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे। लेकिन अमेरिका के रवैये को देखते हुए उनकी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगी। यानी पाकिस्तान अब अमेरिका की किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करेगा। चीन और अमेरिका के बिगड़ते संबंध और चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई दोस्ती, तो पाकिस्तान एक समय में काफी शशोपंज में था कि क्या वो अमेरिका की मदद करे ना करे। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका की मदद नहीं करना चाहता था, जबकि पाकिस्तान की सेना अमेरिका की मदद चाहती थी। तो ये अब चीन का इसमें पलड़ा भारी हुआ और पाकिस्तान ने आखिर में यह डिक्लेयर कर दिया है कि वो अमेरिका की किसी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। अमेरिका ही नहीं, अफगानिस्तान की सरकार भी पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तालिबानी लड़ाकों को न सिर्फ प्रशिक्षण दे रही है बल्कि उन्हें हथियार और पैसा भी मुहैया करवा रही है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता ने मीडिया को भेजे गए एक वीडियो मैसेज में कहा है कि पाकिस्तान से हजारों आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस चुके हैं और अफगान सरकार के पास ये खुफिया रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी अफगानिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 15,000 आतंकवादियों को अफगानिस्तान आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी भी पाकिस्तान पर यह आरोप लगा चुके हैं और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने पर वो पाकिस्तान को जमकर लताड़ भी चुके हैं। इतना ही नहीं, अफगान सरकार पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में छिड़ी जंग के दौरान तालिबान लड़ाकों को एयर सपोर्ट देने का भी आरोप लगा चुकी है। मतलब साफ है, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र अभी भी बरकरार है। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगा उसी दिन इमरान खान अपना असली रंग दिखाते हुए तालिबान सरकार के सबसे बड़े मददगार बन जाएंगे। अफगानिस्तान में भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई थी, बल्कि तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या की थी। अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर का दावा है कि दानिश को तालिबान ने जिंदा पकड़ा था। आतंकियों ने दानिश की पहचान की पुष्टि की, फिर उन्हें और उनके साथ के लोगों को बेरहमी से मार डाला। As a photojournalist, I have the privilege to witness humanity at its best. दानिश की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। तालिबान ने साजिश रचकर की हत्या। तालिबान ने दानिश को जिंदा पकड़ा था। दानिश के कातिल तालिबान। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित दानिश सिद्दीकी की मौत को लेकर अमेरिकी मैगजीन ने चौंकाने वाले राज का पर्दाफाश किया है। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन में दावा किया गया है कि दानिश सिद्दीकी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि तालिबान की सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। अमेरिकी मैगजीन में साफ कहा गया है कि दानिश की पहले तो भारतीय पत्रकार के तौर पर पहचान की गई, उसके बाद तालिबान ने अपने चिर परिचित अंदाज में उनकी हत्या कर दी। तालिबान का बेसिकली जो उसूल होता है ना कि वो आतंक फैलाना उनका मेन काम है, ताकि दूसरे रिपोर्टर्स ना आए, जर्नलिस्ट न जाएं, इस तरह की तस्वीरें न छपें और आम जनता जो है अफगानिस्तान की उसके दिल में भी दहशत हो जाए, फैल जाए। इसी कारण वो आजकल टारगेट किलिंग पे भी ध्यान देते हैं, जिस तरह से दानिश की हत्या की। वॉशिंगटन एग्जामिनर में गुरुवार को छपी रिपोर्ट के मुताबिक दानिश सिद्दीकी की कंदार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच
संघर्ष को कवर करते समय मौत हुई थी। उस समय वो अफगान नेशनल आर्मी के साथ स्पिन बोल्डक क्षेत्र की यात्रा पर थे। वो पाकिस्तान के साथ लगी सीमा क्रॉसिंग पर नियंत्रण के लिए अफगान बलों और तालिबान के बीच चल रही जंग को कवर करना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान तालिबान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। सिद्दीकी उस वक्त जिंदा थे जब तालिबान ने उन्हें पकड़ा। तालिबान ने सिद्दीकी की पहचान की और फिर उन्हें और उनके साथ के लोगों को मार डाला। कमांडर और उनकी टीम के बाकी सदस्यों की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी। दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद कई पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल के बाद अमेरिकी मैगजीन ने दावा किया है हमले के दौरान दानिश सिद्दीकी को छर्रे लगे, इसलिए स्थानीय मस्जिद में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर फैली कि दानिश मस्जिद में हैं, तालिबान ने मस्जिद पर हमला कर दिया। जांच में इस बात का भी पता चला कि दानिश सिद्दीकी की मौजूदगी के कारण ही मस्जिद पर हमला किया गया था। अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, व्यापक रूप से प्रसारित एक तस्वीर में सिद्दीकी के चेहरे को पहचानने योग्य दिखाया गया है। हालांकि मैंने भारत सरकार के एक सूत्र द्वारा प्रदान की गई दूसरी तस्वीरों और सिद्दीकी के शव के वीडियो की समीक्षा की, जिसमें दिखा कि तालिबान ने सिद्दीकी के सिर पर हमला किया और फिर उन्होंने गोलियों से उसे छलनी कर दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह बात भी साफ की गई है कि जिस वक्त तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को पकड़ा उस वक्त वो जिंदा थे। तालिबान ने पहले भारतीय पत्रकार के तौर पर उनकी पहचान की और फिर उनके साथ के लोगों को भी मार डाला। दरअसल अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच छिड़ी जंग के दौरान भारतीय मूल के एक फोटो जर्नलिस्ट और पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। दानिश इस जंग की कवरेज के लिए अफगान फौज की स्पेशल फोर्सेस के साथ उनकी एक हमवी में उनके साथ सफर कर रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और इस हमले का वीडियो उन्होंने शेयर भी किया था। लेकिन तालिबान ने 16 जुलाई की सुबह फिर से अफगान बलों पर हमला किया, जिसमें सिद्दीकी की मौत हो गई थी। सिद्दीकी का शव 18 जुलाई की शाम दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया था और जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया था। अगर इस रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि अफगानिस्तान में अब भारतीय मूल के लोग महफूज नहीं हैं। दानिश की हत्या के बाद अब ये बात तय हो गई कि भारतीय मूल के लोगों की वहाँ पे हिफाजत कोई नहीं गारंटी कर सकता। उनको ख़ास दुश्मनी भारत से है, क्योंकि भारत वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा था। भारत वहाँ तो चाहता था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ बरकरार रहे। भारत आतंक के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, बात कर रहा है। अफगानिस्तान में छिड़ी जंग के दौरान अब तालिबान का वही पुराना वहशी चेहरा सामने आने लगा है और तालिबान के कत्लो गारत के सबूत वीडियो की शक्ल में भी सामने आने लगे हैं। तालिबान के बेरहम चेहरे का एक ऐसा ही वीडियो हमने आपको 29 जुलाई को दिखाया था। ये वीडियो खुद तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के लोकप्रिय कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान को उनके घर से जबरन अगवा करके बनाया था और इस वीडियो में खाशा तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों के साथ कार की पिछली सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। इन हथियारबंद लोगों ने पहले तो खाशा से कुछ सवाल पूछे और मनमाफिक जवाब न मिलने पर उन्हें थप्पड़ मारे गए। इस वीडियो में ख्वाशा जवान आखिरी बार जिंदा नजर आए। इसके बाद लोगों को उनकी लाश मिली। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पहले खाशा को एक पेड़ से बांध दिया और इसके बाद गला काटकर उनकी हत्या कर दी। खबर के मुताबिक तालिबान ने 22 जुलाई को मोहम्मद उर्फ खाशा जवान की हत्या की थी। दरअसल अफगानिस्तान में अफगान सरकार और तालिबान के बीच छिड़ी जंग तेज होती जा रही है और तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के हालात पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तालिबान अफगान की सत्ता पर काबिज हो गया तो अफगानिस्तान में सैकड़ों बेगुनाह इंसान तालिबान के शिकार बनेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो मैं चला बनाने अपना और बात चीन की, जिसके सिर पर जंग का भूत सवार है। बढ़ती ताकत के गुरूर में वो जब देखो तब किसी को भी गीदड़ भभकी देता रहता है। इस बार चीन ने ब्रिटेन को जंग की धमकी दी है। दरअसल दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना हक जताता रहा है और वो इस बात पर बौखलाया हुआ है कि ब्रिटिश नौसेना का एक युद्धपोत दक्षिण चीन सागर से गुजरता हुआ जापान जा रहा है।
चीन ने दी ब्रिटेन को जंग की धमकी। थर्ड वर्ल्ड वॉर को तैयार चीन। कोरोना काल में भी चीन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जताने की जिद पर अड़ा हुआ है और अपनी इस जिद की सनक पर सवार चीन दुनिया के हर शक्तिशाली देश को जंग की धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहा है। दक्षिण चीन सागर के 13 लाख वर्ग मील इलाके पर अपना दावा ठोकते आ रहे चीन ने इस बार ब्रिटेन को जंग की धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नेवी जंग की तैयारी की हालत में है। दरअसल ब्रिटिश नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर से होकर जापान जा रहा है और ब्रिटिश की रॉयल नेवी सिंगापुर की नौसेना के साथ एक युद्धाभ्यास कर रही है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने दक्षिण चीन सागर के जरिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अभ्यास करने का इरादा भी जता दिया है। इस पर तिलमिलाए चीन ने ब्रिटेन को धमकी दे डाली है। वैसे भी चीन और ब्रिटेन के बीच हांगकांग को लेकर तनातनी चल रही है। चाइना का ये दावा कि उसकी जो नेवी पावर सबसे बड़ी है, ये गलत ठहरता है। कोई भी नेवी संख्या के आधार पर उसकी जो कितनी वेसल्स की कितनी संख्या है, उस आधार पर उसकी शक्ति निर्धारित नहीं होती है। उसकी जो टेक्नोलॉजी, उसकी लिथैलिटी, उसकी जो एडवांस वेपनरी के आधार पर उसकी शक्ति का निर्धारण होता है और उस लिहाज से अमेरिका की नेवी सबसे अधिक पावरफुल है और ब्रिटेन की नेवी भी बहुत बड़ी और पावरफुल फोर्स है। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त उसके आसपास ब्रिटिश नौसेना का एक बड़ा समुद्री बेड़ा मौजूद है। ब्रिटिश के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के HMS क्वीन एलिजाबेथ युद्धपोत के साथ रॉयल नेवी के 6 जहाज चल रहे हैं। ब्रिटेन के समुद्री जंगी बेड़े में 8 F-35B लाइटनिंग II फास्ट जेट, 4 वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर, 7 मर्लिंग Mk2 एंटी सबमरीन और हेलीकॉप्टर। इसके साथ ही HMS क्वीन एलिजाबेथ डेक पर 3 मर्लिन Mk4 कमांडो हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो इस सागर में आने वाले किसी भी देश के युद्धपोत को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। फिलहाल दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई में विवाद चल रहा है। फिलहाल चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का दावा करता है और ताकत के गुरूर में वो ब्रिटेन को जंग की धमकी दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और ब्रिटेन के बीच सीधी जंग का मतलब है कि इस जंग में अमेरिका समेत ब्रिटेन के सहयोगी देश भी शामिल होंगे और चीन के पास भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो, लेकिन वो एक साथ कई देशों के साथ जंग नहीं लड़ पाएगा। मतलब साफ है, ब्रिटेन को चीन की धमकी महज एक दिखावे से ज्यादा कुछ और नहीं है। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।